नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्रिमिनल केस में या जिसे कहें कि फौजदारी केस में मुकदमा दर्ज होने से लेकर कोर्ट द्वारा आदेश किए जाने तक सज़ा या माफ़ी जो भी हो तक क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जब भी कानून से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो तो उस सब की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें एक केस के संबंध में सारी प्रक्रिया बताई गई है, तो सारा ही वीडियो इम्पोर्टेंट व आवश्यक है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से कोई बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी और बाद में आप उस बात से या उस सब्जेक्ट से अनजान रह जाएंगे और वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई अपराध घटित हो जाता है और उस अपराध में किसी व्यक्ति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब ये विषय अलग है कि वह झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है या उस मुकदमे में कोई सच्चाई होती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होना किसी भी बात का सिद्ध होना नहीं होता है। एफआईआर का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई भी आपराधिक घटना हुई और उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस मुकदमा दर्ज करके उस केस की छानबीन या तफ्तीश या इंक्वायरी शुरू कर दी। इस बात को एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात कोई भी अपराध हुआ उसकी प्रथम सूचना पुलिस को दे दी गई। इसलिए इस बात को अवश्य नोट कर लें कि मुकदमा दर्ज होना या एफआईआर दर्ज होना किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्धि नहीं होती या उसे एब्सोल्यूट या आखिरी फैसला नहीं कहा जा सकता। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, तफ्तीश करती है, आसपास के लोगों को गवाह बनाती है, सबूत इकट्ठा करती है और इस प्रकार से यदि पुलिस अधिकारी को लगे कि वास्तव में एफआईआर जिस तथ्य के आधार पर करवाई गई है वह ठीक है, तो पुलिस उस एफआईआर के सभी संबंधित गवाहों के नाम पते, उनके बयानात, कोई पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को कोई सबूत मिला है वो सब इकट्ठा करके और एक चालान इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या वह थाना जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है उस मजिस्ट्रेट को चालान पेश कर देता है। और यदि जांच अधिकारी को या एसएचओ थाना को यह लगे कि एफआईआर झूठी करवाई गई थी और एफआईआर में कोई सच्चाई नहीं है, तो वह उस एफआईआर को रद्द कर सकता है और इस रद्द किए जाने के संबंध में फाइनल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट वह अपने उच्च अधिकारियों को भेजता है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि एफआईआर क्या होती है और पुलिस एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई करती है। अब हम यह जान लेते हैं कि जब पुलिस ने या जांच अधिकारी ने अपनी एफआईआर के संबंध में जांच पूरी कर ली और पुलिस को लगे कि मामले में गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके खिलाफ गिरफ्तार किए जाने के पर्याप्त सबूत मौजूद है, तो वह उसे
जिसे नामजद एफआईआर के अंदर किया गया है उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपने इलाका मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है। अब आगे प्रक्रिया इसमें क्या होती है कि अब यह देखना होता है अदालत द्वारा कि जिस सेक्शन के अधीन, चाहे वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता हो या देश में लागू कोई और आपराधिक कानून हो, उसके तहत जो सेक्शन उस एफआईआर में लिखे गए हैं, क्या वे सेक्शन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बेलेबल ऑफेंस का अर्थात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्शंस के तहत बेल आवेदन अदालत में पेश कर सकता है और अपनी बेल ले सकता है, या इसे कहें कि जमानत ले सकता है। और दूसरी तरफ हम समझे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वे होते हैं जिसमें साधारणतः बेल नहीं दी जाती है। अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि वास्तव में जमानत दिए जाने के आधार हैं, तो ऐसे मामलों में या इन्हें कहें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत दी जाती है। तो ये प्रक्रिया अलग से है, इसके संबंध में वीडियो अलग से बनाकर चैनल पर अपलोड की जाएगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो को देखते रहें। अब हम आगे समझ लेते हैं कि जब पुलिस किसी अक्यूज को या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, तो वह अपनी जमानत, यदि ऑफेंस बेलेबल है तो अपनी जमानत लेता है, और जमानत होने के बाद कोर्ट उस केस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम का अर्थात यह है कि चार्ज फ्रेम के अंतर्गत पुलिस जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है या जिसे हम हमारी कानून की भाषा में अक्यूज कहते हैं या आरोपी जिसे हम कहते हैं, उससे यह पूछा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष दिन आरोपी द्वारा कोई घटना घटित की गई है और उसके संबंध में उस थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यदि इन बातों में कोई सच्चाई है तो आरोपी बताए, और इसके साथ ही आरोपी को या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसे पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सबूत व गवाहों के बयानात वगैरह की, जिसे चालान कहते हैं, उसकी एक प्रति दी जाती है ताकि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में अच्छी तरह से समझ ले और जानकारी प्राप्त कर ले। अब यदि कोई आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह कोर्ट के सामने यह स्वीकार कर लेता है कि उसने वास्तव में गलती की है और उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह सही है, तो कोर्ट इस प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी की दोष सिद्धि कर देता है और उसे जो सेक्शन लगाए गए हैं या जो धारा उसके खिलाफ लगाई गई है उनके अंतर्गत उसे जो भी सजा का प्रावधान किया गया है वो सजा उस पर लगाता है, उसे जेल कर देता है, या जो भी अगर जुर्माने का प्रावधान है तो जुर्माना उस पर लगाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि चार्ज फ्रेम होने पर आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर देता है तो कोर्ट क्या कार्रवाई करता है या क्या प्रक्रिया होती है। तो जब जिसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है या जिसे हम हमारी भाषा में, कानून की भाषा में अक्यूज या आरोपी कहते हैं, वह अगर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करता है तो कोर्ट कोई तारीख प्रोसिक्यूशन की गवाही के लिए तय कर देती है। अब प्रोसिक्यूशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में अभियोजन पक्ष कह सकते हैं। अभियोजन पक्ष क्या होता है, पुलिस या सरकार की तरफ से जो वकील पेश होता है उसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है। अर्थात अभियोजन पक्ष पुलिस की साइड को कहा जाता है और वह जो शिकायत दर्ज करवाता है उसकी तरफ से
कोर्ट में पैरवी करता है। इसे अभियोजन पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से अभियोजन पक्ष जो भी उन्होंने सबूत इकट्ठा किया है संबंधित थाने के माध्यम से, वो सब एक एक करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। और इसके बाद जब अभियोजन पक्ष की या प्रोसिक्यूशन की सारी गवाहियां खत्म हो जाती है तो कोर्ट आदेश करती है कि अक्यूज पक्ष या जिसे कहें कि बचाव पक्ष के पास यदि अपने बचाव में कोई सबूत, एविडेंस कहें जिसे, या जिसे कहें कि शहादत सफाई में कोई है, चाहे वह कोई एविडेंस के रूप में कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई व्यक्ति उसके पक्ष में गवाही देना चाहे या अक्यूज अपने पक्ष में कोई गवाही दिलवाना चाहे तो उसे भी अपनी गवाही का मौका दिया जाता है। अब जब दोनों पक्षों की गवाहियां पूरी हो जाती है, दोनों पक्षों से हमारा अभिप्राय प्रोसिक्यूशन जिसे कहें कि अभियोजन पक्ष और दूसरा बचाव पक्ष या जिसे कहें कि अक्यूज की साइड, दोनों की तरफ से जब अपनी शहादत सफाई या अपनी एविडेंस या अपनी गवाहियां पूरी कर ली जाती है तो कोर्ट एक तारीख आर्गूमेंट या जिसे कहें कि बहस या आप समझे कि जिरह, जो भी आप अपनी भाषा में समझें, इस बारे में एक तारीख तय की जाती है। और इस तारीख पर सबसे पहले प्रोसिक्यूशन या सरकारी वकील मुकदमे से संबंधित सारी बातों को अदालत के सामने एक एक करके पेश करता है, गवाहों के बारे में अदालत को बताता है और जो भी सबूत उनके पास होता है उन सबको रिपीट करता है और अदालत से निवेदन करता है कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जो भी धाराएं आरोपी के खिलाफ लगाई गई है और उन्हें उन धाराओं के अधीन गिल्टी ऐड किया जाए या उन्हें सजा दी जाए। इसके बाद आरोपी पक्ष का वकील या अक्यूज साइड का वकील अपनी जिरह पेश करता है, अपने बचाव में जो जो डॉक्यूमेंट उसने पेश किए हैं या जो शहादत सफाई में गवाहियां दी है उन सबको रिपीट करता है और अक्यूज को माफ किए जाने या उसे बरी किए जाने की दलील देता है। और अंत में दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत द्वारा इस बात का फैसला किया जाता है कि वास्तव में इस मुकदमे के दौरान जो सबूत पेश किए गए हैं या जो गवाहियां पेश की गई है उसके अनुसार आरोपी की दोष सिद्धि बनती है या आरोपी का बचाव बनता है। इस प्रकार से अदालत अपना निर्णय पेश करती है। यदि अदालत को केस के दौरान पेश किए गए तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि फाइल पर पर्याप्त कारण है जिनके आधार पर कि आरोपी को दोषी किया जाए तो वह उसे दोष सिद्धि का आदेश या उसे गिल्टी हेल्ड कर देता है, जिसे हम हमारी भाषा में कन्विक्शन शब्द कहते हैं। अर्थात इस प्रकार यदि सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में एफआईआर के तहत जो आरोप लगाए गए हैं वो सारी बातें प्रोसिक्यूशन ने या आरोपी पक्ष ने सिद्ध कर दी है, तो वह जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या जो इस केस में आरोपी है उसे कन्विक्शन के आदेश दे देता है। अब कन्विक्शन के दौरान कितनी सजा दी जाती है, ये सारे बातें जो मुकदमे में जो सेक्शन या जो धाराएं लगाई गई है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से उसे दोषी किया जा सकता है। और वहीं यदि दूसरी तरफ माननीय अदालत को यह लगे कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को सही तरह से सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है, या इसे आप दूसरी भाषा में समझें कि प्रोसिक्यूशन केस को सिद्ध करने में असफल रहा है और
फाइल पर या केस में या गवाही के रूप में ऐसे पर्याप्त कारण हैं जिसके आधार पर कि आरोपी को दोष मुक्त किया जा सकता है, अर्थात उसे बरी किया जा सकता है, तो वह आरोपी को आज़ाद करने के, बरी करने के आदेश दे सकता है। इसे कानून की भाषा में हम अक्विटल शब्द के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे किसी फौजदारी मुकदमे में या कहें कि क्रिमिनल केस में एफआईआर दर्ज होने से लेकर अदालत में की जाने वाली कार्रवाइयों समेत अंत में फैसले तक कैसे कैसे और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज़रूर आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इस वीडियो के संबंध में या कोई और भी प्रश्न या सुझाव आपके दिमाग में है तो अवश्य कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से कमेंट्स करें। यदि आवश्यक हुआ तो उसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करी जाएगी या कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आपके प्रश्न या सुझावों का भी जवाब दिए जाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर ऐसे ही और किसी महत्वपूर्ण जानकारी युक्त और कानून से संबंधित वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें।